नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कठिन शब्द। देखिए आपके सामने इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें आप समझ लेना तो पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य या कुलीन यानी अच्छे कुल वाला, और भाव भंगी का मतलब होता है हाव भाव। बाल लीला यानी जो बचपन में खेल खेलते हैं उन्हें बाल लीला कहा जाता है। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। अधित्यका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। देखो ये पहाड़ और पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है, ये ढलान है, ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है, इसी को कहते हैं अधित्यका। और यहाँ जो घाटी होती है इसको कहते हैं उपत्यका। तो ये जो पहाड़ के पास की जो भूमि है, घाटियाँ, उसे तो उपत्यका कहते हैं, और ऊपर की जो सीधी समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। लीला निकेतन का मतलब है लीला करने के लिए घर। निकेतन यानी घर और लीला यानी खेल खेलना। और सरसब्ज का मतलब हो गया हरा भरा। आगे देखो, विराट का मतलब बहुत बड़ा, विशाल। ख्याल का मतलब विचार। और यक्ष कौन है? कालिदास जी जो कवि थे उनका एक मेघदूत नाटक है, उसमें एक पात्र है जिसका नाम है यक्ष। प्रतिदान का मतलब है वापस। खुमारी का मतलब है नशा। सचेतन यानी सजीव। मुदित यानी प्रसन्न। लुभावना यानी आकर्षित करना। नटी यानी नाटक में जो भूमिका निभाती है वह स्त्री। कोई स्त्री यदि किसी नाटक में अभिनय करती है तो उसे नटी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने कठिन शब्द देखे। यह एक निबंध है और इस निबंध में नागार्जुन जी ने नदियों के बारे में बताया है। इनके जो निबंध के लेखक हैं वो श्री नागार्जुन जी हैं। उन्होंने नदियों में माता के रूप का दर्शन किया और उसके अलावा उन्होंने बहन, बेटी, प्रेयसी के रूप में उसे देखा, और नदियों के प्रति उन्होंने आदर और श्रद्धा का भाव इस पाठ में प्रकट किया है। और यही सब हमें इस पाठ में देखने को मिलता है कि उन्होंने नदियों को भी सचेतन माना है, यानी कि जीवित माना है, सजीव माना है, और उसी रूप में उसका वर्णन हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ में नागार्जुन जी ने हमें क्या बताया है नदियों के बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति यानी कुलीन महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, यानी कि वो हमेशा नदियों में एक माँ का रूप देखा करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ये नदियाँ पहाड़ पे से नीचे आती हैं, हिमालय के ऊपर से नीचे जब आती हैं तब बहुत ही पतली होती हैं, और जब ये मैदानों में आती है तो ये चारों तरफ फैल जाती है और विशाल हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर।
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी ये कहना चाहते हैं कि कली या लड़की को देखकर भी इनके मन में इतना आश्चर्य नहीं होता है, उनकी बाल लीलाओं को देखकर भी इतना आश्चर्य नहीं होता है इनको, जितना कि नदियों की इस बाल लीला को, यानी कि हिमालय पे से उतरती हुई पतली धारा वाली इन नदियों को देखकर इन्हें आश्चर्य होता है। इनके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी ये इतनी तेज गति से पहाड़ से नीचे उतरती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये नदियाँ पता नहीं कहाँ जाकर अपनी प्यास मिटाना चाहती है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ आपको बताया था पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी कि पहाड़ के पास की भूमि जिसे हम घाटी कह सकते हैं, सरसब्ज यानी वो हरी भरी है। पहाड़ के ऊपर तो बर्फ़ है इसलिए वो हरा भरा नहीं है, लेकिन पहाड़ के नीचे जहाँ बर्फ़ नहीं है वहाँ पर सरसब्ज है यानी कि हरा भरा है। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये जब पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो इन पेड़ों के जंगलों के बीच में से होते हुए जाती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ये ही सब पेड़ उगे हुए हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार इस तरह के पेड़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए लेखक ने हमें इन पेड़ों के नाम बताए हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि हिमालय को भी अपनी इन बेटियों रूपी नदियों की याद आती होगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि जो पहाड़ हैं वो तो कभी बोलते नहीं हैं, पहाड़ की चोटियाँ कभी बोलती नहीं हैं, और नदियाँ कलकल करती हुई बहती जाती हैं। आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल यानी कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी ये सभी नदियों के नाम हैं। और ये नदियाँ सभी पहाड़ हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां हैं और आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। स्वयं कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि ये ही सारी नदियाँ आपस में मिलकर के और सिंधु और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं और उसी से ये बड़ी महानदियाँ बन जाती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि हिमालय से जो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है वो पिघल कर एक एक बूंद मिलकर इकट्ठा होकर इन सब नदियों के रूप में हमारे सामने आती हैं, जो कि चनाव, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक ये सारी जो नदियां हैं वो इसी तरह से बनती हैं। और फिर ये दोनों महानदों, इन दोनों महानदों, कौन से महानद? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनमें मिल जाती है। और ये दोनों जो महानदियाँ हैं ये समुद्र की ओर निकल जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा
उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जब हम समतल मैदानों में देखते हैं तो ये नदियाँ बहुत ही धीरे और शांत स्वभाव से प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन जब हिमालय से ये नीचे उतरती हैं तो कलकल का बहुत तेज़ आवाज़ करती हुई नीचे उतरती हैं, जैसे कोई छोटी बच्चियां हों। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक का कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहाड़ी हैं यानी पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए तो ये रोज़ की बात है, इसलिए उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है इसमें। लेकिन जब कोई पहली बार जब इस तरह से देखता है पहाड़ों पे से नदियों को नीचे उतरते हुए तो अवश्य ही वह आकर्षक लगती है। लेखक यहाँ पर हमें कालिदास के एक नाटक की याद दिला रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का वरदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी कि जो कालिदास जी थे उन्हें भी नदियों में सचेतन रूप, सजीव रूप दिखाई देता था, इसीलिए उन्होंने इनका वर्णन अपने नाटक मेघदूत में किया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा जुदा शक्लें कौन सी कि समतल में तो शांत और गंभीर होकर बहती है, जबकि पहाड़ी घाटियों में कलकल करती हुई चंचल बच्ची की तरह यह बहती है। आगे देखिए काका कालेलकर ने क्या कहा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वह धागा कौन सा है? वह धागा है बहन का धागा। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से ने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा गुनगुनाने। कवि माफ़ कीजिए, लेखक यहाँ पे हमें ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जब वो तिब्बत में थे उस समय बहुत ही मन उनका उचट रहा था, तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। इन्होंने जैसे ही सतलज नदी के अंदर पैर लटकाकर बैठे तो उस ठंडे शीतल पानी से इनका मन तरोताज़ा हो गया और इनकी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई। उसी समय इन्हें याद आया कि नदियाँ एक बहन के रूप में भी होती है, क्योंकि एक बहन ही होती है जो अपने भाई के मन को तरोताज़ा कर सकती है। और इस प्रकार लेखक ने हमें इस पाठ में नदियों को एक सजीव रूप में हमारे सामने चित्रित किया और उन्होंने जो कविता उस समय लिखी वो कविता भी हमारे सामने उन्होंने पेश की है। वो देखिए, ये कविता है नागार्जुन जी की। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। कि हे सतलज नदी, हे बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीलाएं भी बहुत आश्चर्य भरी हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरी सारी खुमारी हट गई, सारी तबीयत ठीक हो गई और मन एकदम प्रसन्न हो गया। और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर जाता हूँ, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय,
ऐसा लगता है जैसे ये चिंतित और चुपचाप है तुम्हारे जाने से। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई नाटक रचा है और जिसमें तुम नटी की तरह कार्य कर रही हो। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और इस प्रकार तुम हिमालय की एक अद्भुत छाप हो जो हमारी धरती पर आई हो। तो इस प्रकार से नागार्जुन जी ने एक बहुत ही प्यारी कविता सतलज नदी के किनारे बैठकर तिब्बत में लिखी, जो हमारे सामने है। तो यह पाठ आपको कैसा लगा, ये कविता कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।